सदन में उठा नगर निगम के वार्डों का मुद्दा। नेता विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। विपक्ष के बयानों पर सीएम ने किया पलटवार। शिमला में कांगड़ा चाय को मिला जीआई टैग। चाय उत्पादकों को होगा फायदा। विदेशों में होगा कांगड़ा चाय का नाम। नाहन में धूमधाम से मनाया जाएगा हिमाचल दिवस। 15 अप्रैल को किया जाएगा कार्यक्रम आयोजित। डिप्टी सीएम करेंगे ध्वजारोहण। धर्मशाला में लाल चावल उत्पादकों को मिलेंगे सही दाम। कोरोना काल में ऑनलाइन बिके थे लाल चावल। किसानों की समस्याओं का होगा समाधान। ज्वाली में मलबा बना नदियों के लिए खतरा। फेंके जा रहे मलबे से हो रहा पौधों को नुकसान। ग्रामीणों ने जाहिर किया गुस्सा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नगर निगम शिमला के वार्डों को 41 से 34 करने का मुद्दा सदन में उठाया है। बता दें कि बीते दिन ही सरकार ने सदन में विधेयक लाकर वार्डों की संख्या को 41 से 34 किया था, लेकिन विपक्ष सदन में कल मौजूद नहीं था, जिसके चलते आज विपक्षी विधायक रणधीर शर्मा ने इस मुद्दे को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाया और सरकार पर चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया, जिस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के भीतर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में समय नहीं दिया जा रहा। वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष पूरे सरकार में हमीरपुर चयन आयोग में हुई धांधलियों पर चर्चा की तैयार करके नहीं आया था। व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। 3 बार रोस्टर को जो है अलग अलग तरह से उस पर रूल्स बदल करके उसको नोटिफाई किया जाता है। 6 तारीख से 15 तारीख तक 16 तारीख तक वोट बनाने की तारीख तय हुई, लेकिन 15 तारीख को एक अलग आदेश आ जाता है कि अब वोट जो है वो 20 तारीख तक बनेंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7-8 मिनट अपनी बात कहने को रखी और अपनी बात रखी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है, सिर्फ वॉकआउट करने से ही खबर नहीं बनती। बात कुछ नहीं है। स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया, जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहे हो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है। नगर निगम के चुनावों का है, जो भी कार्य है वो संविधान के दायरे के अनुसार होते हैं। सदन में स्पीकर महोदय ने बहुत अधिक समय दिया है, कांग्रेस के विधायकों को तो समय ही नहीं दिया है। देश भर में मशहूर कांगड़ा चाय अब विदेशों में भी मशहूर होने वाली है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने कांगड़ा चाय को जीआई टैग दे दिया है। वही जीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कांगड़ा चाय की पहचान और मजबूत होगी। वहीं जीआई टैग मिलने पर पालमपुर के विधायक और सरकार में सीपीएस आशीष बुटेल ने यूरोपियन यूनियन का आभार व्यक्त किया है और कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने कहा कि कांगड़ा चाय को हाल ही में जीआई टैग मिला है।
टैग मिलने का मकसद यह है कि एक एरिया चयनित किया जाता है जहां इस तरह की चाय होती है। यूरोपियन यूनियन ने कांगड़ा चाय को इसके लिए चुना है और जीआई टैग दिया है और अब विदेशों में कांगड़ा चाय के नाम से चाय प्रसिद्ध होगी और वहां पर बिक सकती है। जो भी लोग कांगड़ा चाय को एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने जीआई टैगिंग इसकी की है। इसका मेन मकसद यह होता है कि एक एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पर ये चाय इस तरह की उगती है। तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के अंदर इसकी जीआई टैगिंग होने से कांगड़ा के नाम से जो कांगड़ा के इलाके की चाय है वो कांगड़ा के नाम से प्रसिद्ध होगी और वहां पर बिक सकती है। जो भी लोग कांगड़ा चाय को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तकरीबन 2500 हेक्टेयर के आसपास हमारी खेती चाय की हिमाचल प्रदेश में होती है और बहुत सारी चाय, क्योंकि ये बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय है। हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आगामी 15 अप्रैल को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे। यह जानकारी उपायुक्त आर.के. गौतम ने हिमाचल दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उनके कार्यालय सभागार में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री सुबह ठीक 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे और पुलिस, होमगार्ड, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस के जवानों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री इससे पहले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद शहीदी चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम है वो नाहन चौगान में जो है वो किया जाएगा 15 अप्रैल 2023 को, जिसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो है मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो मेरा सभी सिरमौर वासियों से निवेदन रहेगा कि इस फंक्शन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारा जैसे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, ध्वजारोहण किया जाएगा। सबसे पहले तो मुख्य अतिथि महोदय जो हैं वो सरकराव से चलेंगे, फिर हमारा जो डॉक्टर वाई एस परमार की प्रतिमा है उनको जो है वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पे शहीद स्मारक है वहाँ पर आकर शहीदों को सम्मान देंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद ध्वजारोहण किया जाएगा नाहन चौगान में और उसके साथ साथ फिर हमारा कल्चरल प्रोग्राम होगा। कल्चरल प्रोग्राम के बाद जो है मुख्य अतिथि का संबोधन हम सभी को सुनने को मिलेगा। सरकारी सभाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ देने सहित उनका आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से सोलन में सहकारी सभाओं के सदस्यों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक सहकारी सभाओं के करीब 80 सदस्यों ने भाग लिया। इनमें इन्हें डिजिटल तरीके से जोड़ने सहित उचित मूल्य की दुकानों के अलावा अन्य कार्य भी बताए गए, जिससे यह सहकारी सभाएं अपने कार्य को बढ़ा सकें। वहीं सहकारी सभा सोलन के सहायक पंजीयक गौरव चौहान ने बताया कि डिपुओं से आगे बढ़कर सहकारी सभाएं कार्य करें। इसके लिए इन्हें एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला में विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई ताकि ये डिजिटल होकर काम कर सके। हमने यहाँ एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने इस ब्लॉक की सोलन ब्लॉक की कुछ सोसाइटीज को बुलाया है, जिसमें हमारा मेन जो फोकस है वो है सोसाइटीज को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि कुछ ऐसी सोसाइटीज है जो अभी सिर्फ पीडीएस तक ही काम सीमित रह चुकी है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जो विजन है और सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी जो विजन है मिनिस्ट्री का वो यही है कि हम थोड़ा सोसाइटी को डाइवर्सिफाई करें और उनको जो है मॉडर्नाइज फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं, सो दैट कि वो एक तरह से वहां के जो मेंबर्स हैं उनकी भी एक तरह से फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो पाए और साथ ही साथ जो रूरल हमारी इकोनॉमी है उसकी भी एक तरह से डेवलपमेंट हो सके। कृषि क्षेत्र में लाल चावल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाल चावल सेहत के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन लाल चावल उत्पादकों को मार्केटिंग की समस्या आ रही है।
मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के तहत कृषि विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के चलते किसानों को लाल चावल के उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसके लिए योजना के तहत किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठनों का गठन करना होगा। वहीं कोरोना काल की बात करें तो जैसे ही विशेषज्ञों ने इसके गुणों के बारे में जानकारी दी तो लाल चावल खरीदने के लिए लोगों की होड़ सी लग गई। कोरोना काल में कई लोगों ने इसकी खेती की और रुख किया। ऐसे में जिन्हें लाल चावल के गुणों का ज्ञान था, ऐसे किसानों ने लाल धान की खेती करके लाल चावलों को ऑनलाइन भी बेचा है। सरकार ने एक मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना नाम की एक स्कीम चलाई है और उसमें ये कहा गया था कि हम जगह जगह जो है इस तरह के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहां उनको किसी फसल विशेष की चाहे प्रोडक्शन से संबंधित या उसके मार्केटिंग के संबंधित क्या समस्याएं आ रही हैं और उस समस्या का हम अनावरण कर सकें, तो उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें ये प्रावधान रहता है कि सरकार जो है लगभग 30% के इर्द गिर्द उसमें अनुदान देती है। अब खबर बद्दी से है, जहां नगर परिषद के ईओ आरएस वर्मा का तबादला हो गया। उनके स्थान पर ललित कुमार ने पदभार संभाला है। बता दें कि ललित कुमार इससे पूर्व अपनी सेवाएं नगर परिषद सोलन, परवाणु और कांगड़ा में भी दे चुके हैं। वहीं गौर करें कि ललित कुमार चंबा जिले के तीसा के रहने वाले हैं और 1999 में सुंदरनगर के नगर परिषद से उनकी कार्य की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अलग अलग जिलों में उनके द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बद्दी में उनके प्राथमिकताओं में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, गलियों की मेंटेनेंस, पार्कों की मेंटेनेंस और साफ पार्किंग एरिया का मुद्दा और लोगों के रुके हुए नक्शे पास कराना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि उससे पूर्व जब वे अपनी सेवाएं कांगड़ा में दे रहे थे तो कोविड के दौरान स्वच्छता के लिए नगर परिषद को सम्मानित किया गया था। वहीं कहा कि बद्दी में भी अब स्वच्छता के मुद्दे को पटरी पर लेकर आया जाएगा और बद्दी को स्वच्छ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। नगर परिषद की जो पब्लिक डीलिंग है और पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए इस डिपार्टमेंट की अहम भूमिका होती है शहरों में भी। तो इस प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से व्यवस्थाओं में सुधार का दौर चला हुआ है और सरकार के भी आदेश हैं हमारे को नगर परिषदों को और अन्य विभागों को भी कि किस प्रकार से हमने व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, इस कड़ी में हम आगे बढ़ने के लिए नगर परिषद की जो प्राथमिकता रहती है वो सफाई को लेकर के रहती है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।